हेलो एवरीवन, लेट्स अचीव समथिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आपको टीजीटी एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसके लिए एनसीईआरटी कवर करवाई जाएंगी, जो कि आपके सीटेट में भी काम आएंगी, DDPLUS में भी काम आएंगी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम में काम आएंगी। और इसके साथ ही जो हरियाणा में जो सीटी होगा उसके अंदर 15 नंबर की नेशनल जीके पूछी जाती है। उन 15 नंबर में से जो नेशनल जीके आती है, जो 5-6 जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाए जाएंगे। और जो बाकी 5-6 रहते हैं उनमें से आपको ये देख स्टैट पूछा जाएगा और 1-2 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से जो एनसीईआरटी है वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सीटेट और DDPLUS के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से हमें देखने को मिलते हैं। तो हम आपको यहाँ पे सबसे पहले जो सीटेट होगा जुलाई 2025 में, उसके लिए आपको फर्स्ट से 6 से 8 तक की एनसीईआरटी हम आपको इसमें कवर करवाएंगे। उसके बाद 9th-10th की एनसीईआरटी और उसके बाद +1 +2 की एनसीईआरटी आपको कवर करवाएंगे। देखो, जो एनसीईआरटी के बैच हैं वो तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत, यानी जिन जिन बच्चों के पास पैसा है वो तो ये बैच खरीद सकते हैं और अपनी जो स्टडी है उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बैच नहीं खरीद सकते उनके लिए मैंने ये जो बैच है ये यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट किया है, ताकि वो बच्चे भी अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें और अपना सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार कर सकें। तो इसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनसीईआरटी करवाएंगे, 6 से लेकर 12th तक की हर एक सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, सभी की सारी एनसीईआरटी हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके और आपको भी प्रॉफिट हो सके, आप अपना सीटेट में अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। इसके बाद जैसे ही सीटेट आएगा हम आपको जो प्रीवियस ईयर है सीटेट के वो भी इसी चैनल पे आपको कवर करवाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। और पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और लास्ट पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि है हमारे अतीत। ये हम स्टार्ट करेंगे। इनमें से पहले चैप्टर देख लेते हैं कितने हैं। ये देखिए 12 चैप्टर हैं। कब, कहाँ, क्या और कैसे, यानी इतिहास के बारे में हम इसमें स्टार्टिंग से जानेंगे कि कैसे को जो भी चीज़ें घटनाएं हैं वो कहाँ घटी हैं, कब लोगों ने रहना स्टार्ट किया, कहाँ रहना स्टार्ट किया, कैसे रहना स्टार्ट किया, कैसे मानव की खोज की गई, कैसे जो संग्रह करते थे भोजन के लिए, कैसे वो उत्पादन तक पहुँचे, कैसे आरंभिक नगर बसे, यानी इन सब चीज़ों के बारे में हम इनमें डिटेल से जानेंगे। यानी जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठेंगे ये वीडियो देखने के बाद आपके वो नहीं छूटेंगे, अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो इसलिए चलिए इस वीडियो में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये देखिए, ये हमारा चैप्टर यहाँ से है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये कहता है कि हम कैसे पता लगाएं इतिहास का, कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि आप कल क्या हुआ था ये जानने के लिए तो आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, और पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसकी स्मृति अच्छी हो, यानी जो कि जिसकी स्मृति यानी जिसकी याददाश्त अच्छी हो, जो अच्छे लंबे टाइम तक याद रख सकता है, उससे आप पूछ सकते हो कि पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था। तो ये कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्यों हमें जिज्ञासा होती है अतीत के बारे में जानने की, क्या क्या जानकारी हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, ये कहते हैं कि हम क्या जान सकते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, और वहाँ के जो शिकारी थे वो कैसा जीवन जीते थे, पशुपालक कैसा जीवन जीते थे, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, इन सभी के बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि ये वहाँ पे कौन से उस टाइम पे खेल चलते थे, कैसे कहानियाँ चलती थी, उन कहानियों का क्या रिलेशन था, कैसे उस टाइम पे हमारे जो नाटक वगैरह हैं ये चलते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। जो स्टार्टिंग में जब लोगों ने बसना स्टार्ट किया तो वो कहाँ बसना स्टार्ट किया था। तो देखिए, ये कहता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी की कौन सी नदी के तट पर, जो ये नर्मदा नदी है, इस नदी के तट पर सबसे पहले लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होता है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। संग्राहक क्या होता है,
जो कि अपने पेट भरने के लिए जो जंगल से फल हैं, फूल हैं, लकड़ी हैं, जड़ हैं जो इकट्ठा करते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपने जान की सुरक्षा करने के लिए जंगली जानवरों से। तो जो ये कुशल संग्राहक होते हैं इनको वन संपदा का बहुत ज्ञान होता है, यानी ये जो जंगलों में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे ये भली भांति परिचित होते हैं। और इनका भोजन क्या होता है, जो जंगलों से जो पेड़ पौधे पत्ते मिलते हैं, फूल मिलते हैं, जड़ मिलती हैं, उन्हीं को खा के ये अपना जीवन यापन करते हैं। और जानवरों का आखेट, आखेट क्या होता है, शिकार, यानी ये जानवरों का शिकार भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर है जो ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ हैं। किरदर यानी यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सुलेमान की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये किरदर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो यहाँ पे इन एरिया में सबसे पहले लोगों ने क्या किया था, लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। गेहूं और जौ जैसी फसलों उपजाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कृषि का आरंभ कर दिया था। कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। तो देखिए इसकी फर्स्ट लाइन से ही आपके 2 क्वेश्चन उठ जाएंगे कि कृषि का जो विकास है वो कितने साल पहले हुआ था, तो आप बता सकते हो 8000 वर्ष पूरा हुआ था। और जो गेहूं और कौन सी फसलें सबसे पहले उगाई गई थी, तो गेहूं और जो फसल है वो सबसे पहले उगाई गई थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, भेड़, बकरी और गाय जैसे जो पशु हैं उनको पालना स्टार्ट कर दिया था। देखो सबसे पहले तो हमने ये पता लगाया कि नर्मदा घाटी में लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग जंगलों पर ही निर्भर रहते थे यहाँ पे, यानी उनको जहाँ जो मिलता था ना, जैसे लकड़ी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, जड़ हो गया, उन्हीं को खा के वो अपना पेट भरते थे और जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा हमने पढ़ा है ये किरदर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में। तो जो किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ में जो लोग रहते थे उन्होंने क्या किया, कृषि का विकास, कृषि करना स्टार्ट किया। उन लोगों ने क्या किया बेटा, कृषि करना स्टार्ट किया। कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। और सबसे पहले जो किरदर और सुलेमान पहाड़ियों में जो लोग रहते थे उन्होंने कौन सी फसलें उगाई थी, गेहूं और जौ की फसलें उन्होंने उगाना आरंभ किया था। और साथ ही साथ उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशु पालन किए थे। और कृषि कहाँ की गई थी इस पूरे भारत के अंदर, तो जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। और गारो पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में पाई जाती है, वहाँ पर भी लोगों ने कृषि का विकास किया था। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, यानी जो चावल है उसकी उपज हमें सबसे पहले कहाँ देखने के मिली थी, जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में। अब देखो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको विंध्य की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो ये विंध्य उत्तर है, यानी आप दिशाओं के बारे में तो भली बात परिचित होगी ना। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो इस एरिया को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इस एरिया को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो विंध्य के उत्तर में यानी इसके ऊपर, यानी जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यानी चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, यहाँ से मिले हैं, जो कि हमारा मध्य भारत के अंदर आता है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले चावल की उपज मिली थी, और जो क्षेत्र कहाँ पड़ता था, विंध्य के उत्तर में पड़ता था। तो आपको ध्यान रखना है, गेहूँ और जौ की फसल सबसे पहले कहाँ उगाई थी, सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में उगाई गई थी। और जो चावल है वो सबसे पहले कहाँ मिला था, वो हमें मध्य भारत में देखने को मिलता है। इससे आगे चलते हैं। अभी कहते हैं कि सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी देखने के लिए इसने क्यों कहा है, क्योंकि जो सबसे पहले नगर बसने स्टार्ट हुए थे ना, वो इसी सिंधु नदी के किनारे बसे थे। कितने वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। यानी सबसे पहले नगर, यानी कि आज के टाइम में हम शहर बोलते हैं, उनका विकास कब हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। अब यहाँ पे देखो मैप में मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो यहाँ से है, ये वाली क्या है, ये सिंधु नदी है। तो इसी के आसपास जो क्षेत्र में जो लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, यहाँ पे सबसे पहले आरंभिक नगर बसे थे, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये कितने वर्ष पुरानी थी, 4700 वर्ष पुरानी थी। अब दोबारा आगे देखिए, इसने कहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे तो 4700 वर्ष पूर्व पहले लोगों ने बसना स्टार्ट किया था, और जो गंगा की सहायक नदी है उसके किनारे लोगों ने 2500 वर्ष पूर्व बसना स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे है, ये है, ये हिमालय से गंगा निकलती है, ये है गंगा नदी। तो यहाँ के आसपास, यानी ये जो इसकी सहायक नदियाँ आपस में दिख रही हैं, यहाँ के इस एरिया में सब लोगों ने कब बसना स्टार्ट किया था, 2500 वर्ष पूर्व। और इस एरिया में लोगों ने बसना स्टार्ट किया था 4700 वर्ष पूर्व, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। अब ये नदियों के किनारे क्यों बसते थे,
क्योंकि हमें जीने के लिए, जीवन यापन के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं ये डेजर्ट इलाके में जाके बस जाते, कहीं जहाँ पे पानी हमें दूर दूर तक नहीं मिलता, तो लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह पाते और इनका जो वहाँ जो जीवन यापन है वो नहीं हो पाता। इसलिए जो पहले के लोग थे वो नदियों के किनारे ही बसना स्टार्ट करते थे ताकि इनको पानी आसानी से मिल सके। अब आगे देखोगे, अब ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता कब पनपी थी, 4700 वर्ष पूर्व। और जो गंगा नदी के किनारे लोगों ने बसना स्टार्ट किया था, यानी जो नदी घाटी में जो लोगों ने बसना स्टार्ट किया था वो 2500 वर्ष पूर्व बसना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। अब देखो, जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उसके दक्षिण में, यानी ये हमारी गंगा नदी है, इसके दक्षिण में ये वाला इलाका आ गया। इसके दक्षिण में जो शहर बसा था, जो राज्य बसा था, उसको मगध बोलते थे। क्या बोलते थे? मगध बोलते थे, जो कि आज का बिहार हम जहाँ पे बोलते हैं वो पहले का एक मगध राज्य था। तो ये देखोगे आप, मगध नाम से जाना जाता था। इसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे। इन्होंने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी इन्होंने, देश के अन्य और जो हिस्से रह गए उनमें भी ऐसे ही राज्य पाए जा सकते थे। जैसे मगध हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ये सारे राज्य हमें अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते थे पूरे भारत में। अब आप यहाँ देखिए कि जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं? आज का भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान, ईरान, चीन जैसे, म्यांमार जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हमारा मैप दर्शाता है। तो हम दक्षिण एशिया में सिर्फ इन्हीं देशों को शामिल करते हैं, जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और इन्हीं देशों को मिला के हम क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। इसको अलग से उपमहाद्वीप क्यों बोला गया? क्योंकि जो दक्षिण एशिया है ना, ये महाद्वीप से तो छोटा है, महाद्वीप बड़ा होता है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन जिसकी विशालता है वो ये समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। अब यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पहाड़ियाँ हैं। तो जो ये ऊपर ये मध्य एशिया है, ये हमारा भारत दक्षिण एशिया में है। तो मध्य एशिया से इसको, दक्षिण एशिया को अलग करता है हिमालय पर्वत। यहाँ पे दोनों बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो यानी इसके चारों ओर समुद्र भी लगते हैं और पहाड़ भी लगते हैं। तो ये पहाड़ों और समुद्रों में बटे होने के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संख्या दी गई है। तो जो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? तो आप देखोगे, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं कि जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। अब देखो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। यानी जो पूरा उपमहाद्वीप हमने जिन देशों के बारे में पढ़ा है, तो ये देश के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। क्यों आते जाते रहते थे? कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो काम की तलाश में इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और क्यों जाते थे? ये जो राजा होते हैं, जैसे हमने पढ़ाया आपको, जैसे मगध थे, पांचाल थे, कुरु थे, तो ये लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे ताकि मैं उसका भी राज्य छीन सकूँ, मैं उसका भी राज्य छीन सकूँ और अपने राज्य को बड़ा कर सकूँ। तो इसके लिए भी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। और क्यों जाती थी? जो व्यापारी थे वो अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे जहाज़ों के जरिए। जो धार्मिक गुरु थे वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, शिक्षा के लिए जाते थे और सलाह के लिए एक दूसरे गांव में जाते थे, कस्बे में जाते थे। और कुछ लोगों को क्या था कि नए नए जो स्थान है वो खोजने का उनका मन करता था। जैसे आज भी है, कई लोग घूमने के लिए, अपने मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, कई लोग नए नए स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं ताकि वो वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकें और बाकी लोगों तक भी पहुँचा सकें। तो उस टाइम भी कोई ऐसे लोग थे जिनको उत्सुकता थी अलग अलग जगहों के बारे में जानने की, और वो यहाँ पे अलग अलग दिशाओं में यात्रा करते थे। तो इस यात्रा का परिणाम क्या निकला कि हमने एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसे कि इस क्षेत्र के लोग हैं, उनको इस क्षेत्र के विचारों को जानने का पता लगा, इस क्षेत्र वालों को ये जानने का मौका मिला, इस वालों को इनके बारे में जानने का मौका है। यानी पूरे भारत में, यानी पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग बसे हुए थे उनको आपस में एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में जानने का मौका मिला। अब देखिए, ये इसमें बीच में इसने बताया है कि जो ये पर्वत थे, बीच में पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, नदियाँ थी, समुंदर थे, तो इनके कारण जो यात्रा थी वो जोखिम भरी होती थी। यानी इतनी आसान नहीं थी यात्रा, लेकिन फिर भी लोग किया करते थे। क्यों किया करते थे? ये हमने आपको बताया कि काम की तलाश में भी करते थे, जो व्यापारी थे वो भी करते थे, जो सेनाएं थी वो भी युद्ध करने के लिए जाती थी, जो धर्मगुरु थे वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हम अपना अपना काम अच्छे से करें, इसलिए वो इन यात्राओं को भी पार कर जाते थे। अब इन्होंने कहा है
कि जो पहाड़ पर्वत और समुद्र हैं वो इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये हमने पहले बता दिया। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। यानी सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिनके अंदर चाहत थी उन्होंने ये सीमाएं पार कर दी। और जैसे कि इन्होंने पर्वतों की ऊंचाई को भी छू लिया और गहरे समुद्रों को भी उन्होंने पार कर दिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मध्य एशिया से लोग आए, मध्य एशिया से आए, तो वो क्या थे, हमारे उपमहाद्वीप से बाहर के लोग थे जो मध्य एशिया से आए, वो यहाँ पे आए और हमारे देश में ही बस गए। उनके आने से क्या हुआ कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो अधिक समृद्ध हुए। उनकी जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने अडोप्ट कर ली और हमारे जो विचार हैं उनका भी आदान प्रदान आपस में हुआ। तो ये देखो, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में, एक दूसरे के विचारों के बारे में लोग अपनाते रहे और जानते रहे। जैसे पहले तो लोगों को आग का भी नहीं पता था। बाद में इसी बुक में आपको आगे पता चलेगा, आगे वाले चैप्टर्स में, कि कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे लोगों ने भोजन बनाना स्टार्ट किया, कैसे वो संग्राहक से उत्पादन तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। अब है देश का नाम, कि जो हमारे देश का नाम है भारत है, वो भारत ही क्यों पड़ा। हमारे देश को भारत कहा जाता है और इंडिया कहा जाता है। जो इंडिया शब्द है ना, ये इंडस शब्द से निकला है और इसी इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो हमने पीछे पढ़ाया कि सिंधु नदी के किनारे हमारी सभ्यता बसी थी। ये देखो, हम फिर इस मैप के ऊपर आपको लेके चलते हैं। ये है हमारी सिंधु नदी। यहाँ से इस साइड से जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, यहाँ से कोई ईरान देश और यूनान देश है, वहाँ के लोग आए, हमारे भारत में आए। तो उन्होंने जो ये सिंधु नदी है ना, इसको हिंदोस कहा। हिंदोस या इंदोस भी आप बोल सकते हो। इस सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस कहा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनानियों ने या ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस कहा। और इसके पूर्व वाला इलाका, यानी इसके पूर्व में ये वाली चीज़, ये सारा क्षेत्र आ गया, ये इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो इन्होंने सिंधु नदी को तो हिंदोस कहा, लेकिन सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था उसको इन्होंने इंडिया कहा। तो उसी से हमारा जो देश का नाम इंडिया पड़ा। देखो, यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा और इसी के कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो इंडिया नाम है वो किसने दिया था, ईरानियों और यूनानियों ने दिया था। ये चीज़ें आपका, अगर आपके पास NCERT है तो आप इनको अंडरलाइन कर लेना। अब भारत नाम कैसे पड़ा, जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, कोई ग्रुप रहता था, उस ग्रुप को भारत के नाम से, भरत के नाम से जाना जाता था। और हमारे देश में एक राजा भी था, राजा भरत, उसके नाम पे भी हमारे देश में नाम भरत पड़ा है। लेकिन ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि लोगों के समूह को भरत कहा जाता था, जो कि उत्तर पश्चिम में रहते थे। ये जानकारी हमें जो संस्कृत का जो सबसे फर्स्ट लेख है, यानी संस्कृत में जो सबसे पहले बुक लिखी गई, उसको ऋग्वेद कहा गया, जो कितना पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है। उसी ऋग्वेद में हमें ये चीज़ बातें पता लगती हैं कि जो उत्तर पश्चिमी लोग रहते थे, एक समूह रहता था, उसको भरत कहते थे और बाद में इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत यूज़ होने लगा। अब आती है बात कि अतीत के बारे में हमें जानना तो है, लेकिन हम जाने कैसे हैं, उसके सोर्स क्या क्या हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में, हम कुछ बुक्स पढ़ के जान सकते हैं, कोई हमें जो वस्तुएं वगैरह मिली हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ के जान सकते हैं, या फिर जो अभिलेख होते हैं उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इनमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। पांडुलिपियों के पुस्तकों के बारे में भी पढ़ेंगे, अभिलेखों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, इनमें से जो इतिहास के बारे में जानने का जो तरीका है, जो स्रोत है, उसमें से एक क्या है, पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना भी है। जो पहले पुस्तकें होती थी ना, वो वहाँ उस टाइम तक कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और ना ही जो पेन पेंसिल हैं या फिर जो मशीनों से छपती हैं, छपाई का यूज नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो उस समय पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखे होने के कारण उस टाइम पुस्तकें नहीं बोला जाता था, उस टाइम पांडुलिपि बोला जाता था। ध्यान रखोगे ये बात, हाथ से लिखे होने के कारण उस टाइम तक बुक्स को या किताबों को पुस्तक नहीं बोला जाता था, उस टाइम पांडुलिपि ही कहा जाता था। और इसी पांडुलिपि को हिंदी में नहीं, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि का मीनिंग नहीं है, इसका ये अनुवाद है। पांडुलिपि का अंग्रेजी अनुवाद है मैन्युस्क्रिप्ट। और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, ये लैटिन भाषा से आया है। और जो लैटिन शब्द जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है। और इस मेनू का अर्थ किससे निकाला जाता है, हाथ से निकाला जाता है। मेन्यू का मतलब हो गया हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया लिखी गई, यानी हाथ से लिखी गई जो चीज़ें होती थी उनको हम पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये पांडुलिपियाँ लिखी किसके ऊपर जाती थी, उस टाइम तक तो कागज़ भी नहीं होते थे। तो जो ताड़
जो ताड़ का पेड़ है पत्तर यानी उसके तो पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी। और हिमालय में एक जो भुर्ज नाम का पेड़ उगाया जाता है, उसकी छाल, छाल क्या होती है, जैसे जो पेड़ का तना होता है ना, ऐसे वाला जो मोटाई होती है जिसके ऊपर जो तना होता है, उसके ऊपर ऐसे लेयर सी होती हैं, उनको उतार करके और विशेष तरीके से पत्थर तैयार करके, भोज पत्थर, यानी पहले बर्तन नहीं होते थे तो इन्हीं पेड़ की छालों में लोग खाना खाते थे, तो जो भोज पत्थर तैयार करते थे ना, उसी उन्हीं भोज पत्थरों पर ये जो जो बातें हैं अपनी वो विद्वान पहले लिखते थे। तो ध्यान रखें रहेंगे, जो पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़ पत्थरों पे लिखी जाती थी और भुर्ज नामक पेड़ की छाल के ऊपर भी ये लिखी जाती थी। इनको लिखते कैसे थे, जैसे कई पत्ते इकट्ठे कर लिए, जैसे बुक्स के ये अलग अलग पेज हैं और इनको एक साथ बांध दिया तो ये बुक बन गई, वैसे ही इन पत्तों को या इन पेड़ की छालों को वो पेड़ की छालों को वो अच्छे से एक जगह बांध देते थे और उनके ऊपर लिखते थे। अब ये बात आती है कि जो पांडुलिपियाँ हैं, जैसे हमने पढ़ा पेड़ की छालों से बनी होती हैं, पत्तों से बनी होती हैं, तो इन पांडुलिपियों को कईयों ने तो कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, लेकिन उनमें से जो भी बची हैं वो हमने पढ़ी और उसके वो पढ़ करके हमने अतीत के बारे में जानकारी उपलब्ध की। और ये पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं, ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका जो पूजा स्थल होता है उसको मंदिर बोलते हैं, और जो बौद्ध धर्म के लोगों का पूजा स्थल होता है उसको विहार बोलते हैं। तो इन पुस्तकों में हमें किस किस चीज़ों के बारे में पता लगा, धार्मिक मान्यताएं यानी उस टाइम धर्म कैसा था, धर्म के बारे में मान्यताएं कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, यानी शादी वगैरह के रीति रिवाज उस टाइम कैसे थे, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ कैसी थी, कोई बीमार पड़ गया तो उसका उपचार हम कैसे करते थे, कैसे डॉक्टर होते थे, कैसे वो औषधियाँ बनाते थे, वहाँ के उस टाइम जो साइंस चलती थी, यानी जो साइंस के नियम जो थे, कानून थे, वो कैसे कैसे क्या वर्क करते थे, उनके बारे में हमें इन पांडुलिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य भी लिखते थे लोग, कविताएं भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये जो पांडुलिपियाँ लिखी होती थी ना, ये संस्कृत में लिखी मिलती थी ज़्यादातर। संस्कृत जो भाषा थी वो उस टाइम सिर्फ जो विद्वान लोग थे, वे जो पंडित लोग थे वही जानते थे, आम लोग जो है वो संस्कृत को नहीं जानते थे। तो ये संस्कृत पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी होती थी, जो आम लोगों तक विचार नहीं पहुँच पाते थे। तो बाद में क्या हुआ, कुछ प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखी जाने लगी। उस टाइम जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। याद रखोगे, उस टाइम पे जो आम लोग बोलते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, और जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो सबसे पहले संस्कृत में लिखी जाती थी और बाद में प्राकृत भाषा में भी लिखी जाने लगी, ताकि आम लोग भी इनको पढ़ के जानकारी हासिल कर सके। तो हमने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ लिया कि जो इतिहास के स्रोत हैं वो पांडुलिपि हैं। दूसरा जो इतिहास के स्रोत हैं वो अभिलेख हैं। अभिलेख क्या होते हैं, जैसे कि पत्थर के ऊपर कुछ चीज़ें खुदाई करके लिखी जाती थी। अब हमें जैसे कोई राजा, अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कोई आदेश देती है तो वो नोटिफिकेशन जारी कर देती है, विज्ञप्ति जारी कर देती है, जिसको हम पढ़ के जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ के जो शासक थे ना, वो अपने आदेशों को इन पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण करवाते थे, जिनको हम अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख को ध्यान रखोगे कि पत्थरों पर या फिर कठोर सतह पर कुछ लिखी गई, जो खुदाई करके लिखी गई चीज़ें होती है ना, उनको अभिलेख बोलते हैं। इन्होंने यहाँ कहा है अपेक्षा जैसे धातु जैसी कठोर अपेक्षाकृत सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण लिखा, इन्होंने लिखा नहीं मिलता। उत्कीर्ण का मतलब है यानी खुदाई करके, जैसे हम मेज़ के ऊपर ऐसे या कोई दीवार के ऊपर लिखते हैं ना लोग, तो वैसे ही इनको उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, यानी खुदाई कर करके इनको लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था, ताकि जो राजा के आदेश हैं वो लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के जो अभिलेख हैं उसमें जो राजा रानी हैं या वो अन्य स्त्री पुरुष हैं वो अपने जीवन का भी विवरण, यानी अपने कार्यों का भी विवरण वो देते थे। जो शासक थे वो अपनी लड़ाइयों का भी विवरण देते थे कि हमने वो लड़ाई लड़ी, यहाँ लड़ी, इन दो राजाओं के बीच हुई, हमने उसको जीता, यानी अपनी कार्यों की प्रशंसा के लिए, लड़ाइयों की, अपने लड़ाइयों का गुणगान करने के लिए भी वो यहाँ पे लिखवाते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि देखो आपका राजा कितना महान है। तो अभिलेखों पर क्या लिखे जाते थे, जो शासकों के आदेश थे वो लिखे जाते थे, उनके कार्य लिखे जाते थे और उनकी लड़ाइयों का लेखा जोखा अभिलेखों के ऊपर लिखा जाता था। अब बात आती है, हमने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ लिया और हमने अभिलेखों के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो प्राचीन जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि कोई मटका मिल गया, कोई सिक्के मिल गए, कोई औजार मिल गए, कोई जेवर मिल गए, या फिर कोई जैसे ईंट मिल गई, पत्थर मिल गए, उनके बारे में भी लोग देख करके अनुमान लगाने लगे। तो जिन्होंने वस्तुओं को देख करके अतीत के बारे में अनुमान लगाया उनको पुरातत्वविद कहा गया, यानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। ये पुरातत्वविद क्या करते थे, जैसे कि पत्थर हो गया, कोई ईंटों से बनी पुरानी इमारत हो गई, जो चित्तर हो गए, मूर्तियाँ हो गई, इनको देख करके
पीछे इतिहास का अध्ययन करने लगे कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे लोगों का जीवन होगा, कैसे वो चीज़ प्रयोग करते थे, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे वो बनाते थे, यानी वो जो चीज़ें जो लोग यूज़ करते थे ना, कैसे वो घरों में रहते थे, उनको देख करके कई लोगों ने इतिहास का अनुमान लगाया, जिनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद औजार, हथियार, बर्तन और आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की होती हैं, पक्की मिट्टी की होती हैं और धातुओं से बनी होती है, तभी तो ये हमें लंबे टाइम तक मिलती हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। अगर ये जल्दी ख़त्म होती तो ये नष्ट हो चुकी होती। जैसे कि वनस्पति है, वनस्पतियों के अवशेष मुश्किल से बच पाते हैं, वो नहीं मिलती हमें। और ये क्या करते थे, जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे, ताकि इनको ये जानने में मदद मिलेगी लोग अतीत में खाते क्या थे। इसके बाद हमें लगता है कि फिर हमें ऐसे कैसे पता कि वहाँ उस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाई गई थी, उस क्षेत्र में सबसे पहले चावल उगाए गए थे। तो जो अन्न के दाने होते हैं ना, वो जल जाते हैं ना, वो जले हुए फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। जैसे वैसे सीधे हैं, बिना जले हुए हैं, तो उनको कीड़े खा जाएंगे, कुछ चींटियाँ खा जाएंगी, यानी वो नष्ट हो जाएंगी, उनकी खाद बन जाएगी। लेकिन वो जब जल जाते हैं ना, तो वो जली हुई फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो उन्हीं को देख करके अंदाजा, देखो अब कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, हुआ था। लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं ना, उनके बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते, उनके बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसे 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 होता होगा। तो वैसे ही अंदाज़ा इन्होंने लगाया कि हाँ इस क्षेत्र में सबसे पहले हमें गेहूँ के साक्ष्य मिले तो यहाँ पे गेहूँ होती होगी, यहाँ पे हमें चावल के साक्ष्य मिले तो यहाँ पे चावल होता होगा। अब पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ से प्रश्न नहीं उठते हैं। इतिहासकार उनको बोलते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं और ये ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं जिनके बारे में हमें जो अतीत का वो धीरे धीरे पुनर्निर्माण होने लगता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन वाला कुछ नहीं है। अब ये है कि अतीत एक है या अतीत अनेक हैं। जैसे हमारी यही बुक पढ़ रहे हैं हम, इसका शीर्षक क्या है, हमारे अतीत है। तो हमारे यानी अतीत को क्या किया गया है, बहुवचन में यूज़ किया गया है। बहुवचन में यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि अलग अलग समूह के लिए ना अलग अलग अतीत के मायने थे। अब अलग अलग समूह कैसे, जैसे आज भी है, कोई तो बिजनेसमैन है, कोई मिडिल क्लास है, कोई बिल्कुल ही गरीब है, कोई झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो सभी के लिए ना, जो सभी के लिए अलग अलग जीवन है, सभी का अलग अलग जीवन है, सभी अपने जीवन को अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं। किसी के लिए कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या, सभी की समस्याएं अलग अलग हैं। तो वैसे ही पहले भी क्या था, पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजा रानियों से भिन्न था, व्यापारियों का शिल्पकारों से भिन्न था, शिल्पकारों का व्यापारियों से भिन्न था, चित्रकारों से भिन्न था। तो यानी जो ग्रुप में बटा हुआ था ना समाज, जैसे आज बटा हुआ वैसे पहले भी बटा हुआ था। तो ये एक दूसरे से अलग थे। यही इन्होंने आगे बताया है कि उदाहरण आज भी है, हमारे भारत में भी लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जैसे कि अंडमान द्वीप है, उसके लोग भोजन पकड़कर मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल का संग्रह करते हैं आज भी, इसलिए उनको भोजन प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो हमारा मुख्य भारत है, वहाँ पे खाद्य आपूर्ति के लिए लोग व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं जो शहर में रहते हैं, और जो गाँव में रहते हैं वो अपना उत्पादन खुद करते हैं अनाज का। तो इसीलिए ना अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग में डिफाइन करने के लिए इस पुस्तक का नाम हमारे अतीत रखा गया है। ये भी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए था, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आगे आइए कि जो शासक थे ना अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, तो वो तो अपना यानी जैसे अभिलेख लिखवा दिए उन्होंने, या फिर जो उनके दरबार में जो कवि रहते थे उन्होंने पांडुलिपियाँ लिख दी, तो हमें उनके बारे में पता चलता है। लेकिन जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, या फिर आम आदमी थे, वो अपने जीवन का कोई भी लेखा जोखा नहीं रखते। उनके जीवन के बारे में हमें सिर्फ जो पुरातत्वविद है ना वही बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करके हमें बताते हैं कि वहाँ उस टाइम ऐसा कृषक था, ऐसा जो व्यापारी समाज था, ऐसे लोग भोजन का इकट्ठा करते थे, ऐसे वहाँ भी पशुपालन होता था। तो इनके बारे में हमें कुछ भी लिखित चीज़ें नहीं मिलती। लिखित चीज़ें सिर्फ शासकों की मिलती हैं, यानी राजाओं की मिलती हैं। अब आता है तिथि के बारे में। जैसे आपसे आज अगर कोई आपसे पूछे कि डेट बताओ, तो आप डेट भी बता दोगे, दिन भी बता दोगे और ईयर भी बता दोगे। लेकिन जो जैसे हम आज बैठे हैं 2025 में, तो अब 2025 की गणना स्टार्ट कहाँ से हुई, जो फर्स्ट साल था वो हमने कहाँ से गिनना स्टार्ट किया था। तो ये है कि जो वर्ष की गणना है ना, ये ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, यानी ईसाई धर्म की जिन्होंने नींव रखी थी, उन व्यक्ति का नाम था ईसा मसीह।
ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, वहाँ से तिथि की गणना की जाती है। यानी जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उसको 1 साल माना गया। जब दूसरा साल हुआ तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 2 साल बाद, जब तीसरा आया तो ईसा मसीह के जन्म के 3 साल बाद। तो आज हम कहाँ बैठे हैं, 2025 में बैठे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद आज के टाइम में हम बैठे हैं। तो जो ईसा मसीह के जन्म के जो, ये तो है नहीं कि ईसा मसीह के जन्म के साथ ही दुनिया स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी लोग थे, उससे पहले भी घटनाएं होती रहती थी। तो उससे पहले का जो टाइम था ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, ईसा पूर्व लगा दिया, यानी ईसा के समय से पहले। अब आज के टाइम में हम ईस्वी लिखते हैं, और जैसे ईसा मसीह के जन्म के जो साल थे और उसके बाद के साल थे, उसके लिए हम ईस्वी लिखते हैं, उसके पहले के सालों के लिए हम ईसा पूर्व लिखते हैं। तो यही है इसके आगे कि हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते, वर्तमान से पूर्व की तरफ, यानी आज 2025 है, तो इससे अगर पहले हमें जाना है तो हम ईसा पूर्व का यूज़ करेंगे, उससे आगे अभी हमें जाना है तो हम ईस्वी का यूज़ कर ही रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद से। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो डेट की गणना है ना, वो जो साल की गणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी, ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुई थी, जो आधुनिक अभी डेट जो चली आ रही है। और उससे पहले के सालों को गणना करने के लिए हमने क्या किया, ईसा पूर्व लगा दिया है। तो अब इन्हीं के बारे में आगे थोड़ी सी जानकारी दी गई है। जैसे इंग्लिश में तो हम लिखते हैं बीसी, और हिंदी में हम लिखते हैं ईसा पूर्व, यानी ई और पू की वो जो फुल फॉर्म है वो ईसा पूर्व है, और बीसी की जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के जन्म। क्राइस्ट भी ईसा मसीह को ही बोला जाता था, तो बिफोर यानी पहले, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम बीसी बोलते थे। और एडी लिखते हैं, जो हिंदी में हम ईस्वी लिखते हैं ना, कि हरित क्रांति 1966 ईस्वी में आई थी, औद्योगिक क्रांति इस ईस्वी में आई थी, तो सारी चीज़ें हम ईस्वी में लिखते हैं। और इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इनकी फुल फॉर्म भी आती हैं कि बीसी की फुल फॉर्म बताओ, एडी की फुल फॉर्म बताओ, या फिर 4 ऐसे दे देंगे, बीसी, एडी, बीसीई और सीई, और इनके आगे इनकी फुल फॉर्म दे देंगे कि मैच करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीटेट में उठते हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एडी की फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। जो एनो डोमिनी शब्द है ये लेटिन भाषा का शब्द है, ध्यान से सुनोगे। जो एनो डोमिनी है वो लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनो डोमिनी का ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हो गया। अब देखो इसी एडी को तो हम, अब जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न होता जाता है वैसे वैसे शब्दावली भी चेंज होती जाती है। तो इसी एडी को तो हमने सीई लिखना स्टार्ट कर दिया, और इस बीसी को हमने बीसीई लिखना स्टार्ट किया। बात वही है, पहले बीसी लिखते थे, एडी लिखते थे, यानी ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का टाइम था उसके लिए बीसी लिखते थे, और जो ईसा मसीह के जन्म के जो वर्ष था उसके बाद से हम एडी लिखते थे। उसी को अब हमने चेंज कर दिया, एडी को हमने सीई लिखना स्टार्ट कर दिया, और बीसी को बीसीई लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इस सी की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब क्या हो गया, यहीं पे है इसकी, जैसे सी की फुल फॉर्म है कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब हो गया कि जो ईसा मसीह का जन्म था उसके वर्ष से है। और बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो आपको ये फुल फॉर्म्स ध्यान में रखनी है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है। एडी की जगह ही सीई आया है, और बीसी की जगह बीसीई आया है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें अब है ना, पूरे संसार में इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होने लगा है। क्यों होने लगा है, क्योंकि एक समान कैलेंडर का यूज अधिकांश विश्व में होने लगा है। पहले क्या होता था कि एक क्षेत्र में अलग कैलेंडर चलता था, दूसरे क्षेत्र में अलग कैलेंडर चलता था। जैसे हम पढ़ते भी हैं इतिहास में कि फलाने राजा ने ये कैलेंडर संवत शुरू किया, ये कैलेंडर शुरू किया, उस राजा ने ये जो कैलेंडर है वो स्टार्ट किया। तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पूरे विश्व में, लगभग विश्व में एक समान कैलेंडर का यूज़ होता है, इसलिए इन्हीं समान शब्दावली का पूरे विश्व में यूज़ होता है। एक अब अंग्रेजी में बीपी भी आने लगा है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी जो आज हम खड़े हैं उससे पहले का जो टाइम है वो सारा बीपी में लिख दिया जाता है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे भी दिखाया है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो डायरेक्ट आते हैं, और DIT+B में भी आते हैं। जैसे कि नर्मदा, एक साइड दे दिया नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, और गंगा घाटी, और दूसरी साइड दे दिया पहला बड़ा राज्य आखेट तथा संग्रहण लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी इनको मिलाना है। अब नर्मदा घाटी में सबसे पहले क्या हुआ था, नर्मदा घाटी में क्या होता था, याद करो, जो लोग वहाँ पे रहते थे वो कैसे जीवन यापन करते थे, या तो शिकार करते थे या फिर संग्रहण करते थे, जैसे कि फल फूल इकट्ठे कर लिए, जड़ इकट्ठी कर ली। तो इससे मैच हो जाएगा। दूसरा है मगध। मगध क्या था, हमने एक ही राज्य के बारे में पढ़ा है, तो पहला राज्य यानी
मगध हो गया, गारो पहाड़ियों में सबसे पहले क्या हुआ था, यानी कृषि हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था, प्रथम नगर बसे थे। और गंगा घाटी में क्या हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे थे। और सबसे पहले नगर किसमें बसे थे, सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट सीटेट में भी मिलेंगे और DD प्लस में भी मिलेंगे। और जो बाकी एग्जाम है जैसे कि KVS है, NVS है, EMRS है, इनके अंदर भी आप, इनके लिए भी अगर TGT SST आपका सब्जेक्ट है कि TGT के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और आगे ही ऐसे हम अपनी ये सीरीज़ जारी रखेंगे। मैं आपको 6 से 12th तक की NCERT सभी सब्जेक्ट्स की करवाऊंगी। अगर आपको समझ में आता है तो इसको शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर कोई कमी लग रही है वीडियो में तो भी आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं इसको सुधार सकूँ। और ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ यही मोटिव है मेरा कि जो बच्चे बैच नहीं ले सकते ना, बहुत बच्चे परेशान देखे मैंने कि सीटेट के लिए, जैसे कॉमन की तो हो जाती है अलग अलग तैयारी, अलग अलग बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन SST के लिए बच्चे ढूंढते रहते हैं। फिर NCERT उठाते हैं तो NCERT कोई तो जैसे कि समरी करवा देते हैं कई, और कई पूरा नहीं करवाते क्योंकि उनका बैच की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पे फ्री में पूरी करवाऊँगी, बस आपको रोज़ आना है और पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।